हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव आर्या। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का कंसेप्ट मैप। जो भी चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर आपके दिए हुए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड साइंस के, उन चैप्टर्स को लर्न करने के लिए क्या कंसेप्ट मैप आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे उन्हें कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं, यही सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी आज की क्लास का हेडिंग रहने वाला है केमिस्ट्री कंसेप्ट मैप क्लास 10th। अगर आप ये जानना चाहें कि सर कौन कौन से चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, देन दीज आर द चैप्टर। कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड हमारे पास में है मेटल एंड नॉन मेटल, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट मैप रिलेटेड टू चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट मैप हम लोग लेकर के आए हैं। सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए कि सर केमिकल रिएक्शन, जो हमारा यहाँ पर टाइटल है, केमिकल रिएक्शन जो होता है यहाँ पर कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारी हो सकती है। तो अगर मैं आपसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूं, एक हमारे पास में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है दो रिएक्टेंट मिलकर के एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। हमारे पास एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल H2O2, दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू वाटर। कॉम्बिनेशन है का एडिशन है, तो ये कंपाउंड प्लस एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना रहा है। अब कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट और एलिमेंट का देखा, एलिमेंट और कंपाउंड का देखा। कॉम्बिनेशन कंपाउंड और कंपाउंड का भी हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल रहा अमोनिया HCl से रिएक्शन करके NH4Cl की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, हमारे पास में दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन होगी। जो हायर रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराया, बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई और सोडियम क्लोराइड बन गया है। इट्स अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसका रिवर्स हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। डीकम्पोजिशन का मतलब एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करना है सब्सटेंसेस में। अगर ब्रेक करना है तो तीन मेथड से ब्रेक किया जा सकता है। एक है हमारे पास में थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड हमारे पास में है फोटो डीकम्पोजिशन, और नेक्स्ट हमारे पास में हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि डीकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल जो अवेलेबल है, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, मर्क्यूरी ऑक्साइड ने हीट दिया, मर्क्यूरी ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। यहाँ पर हीट इज अ रीजन जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। फोटो डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लाइट को एज अ डिकम्पोजिशन मीडियम यूज कर रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर और ब्रोमाइड में डिकम्पोज हो जाएगा। यही वो सब्सटेंस है जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर और किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, तो एक हमारे पास में रिएक्शन है किस तरह का, एक्सोथर्मिक, और एक हमारे पास में है एंडोथर्मिक। कार्बन या किसी भी फ्यूल का जो कंबशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके रिजल्टेंट हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनके कंप्लीट होने के बाद में वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर से 180 किलो जूल पर मोल की एनर्जी वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट रिलीज होती है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो कितने टाइप के रिएक्शन है, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की होती है। एक हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके कॉपर डिस्प्लेस कर देगा।
आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट हमारा बन गया है। इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अभी आपको क्लास में समझाया ही था, फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट भी कंपाउंड के ही बनेंगे, बट यहाँ पर आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने और पढ़ा है, ये हमारे पास में है क्या? इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। What is redox reaction? It's a combination of reduction and ऑक्सीडेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के ऐड होगा, तो ये हमारे पास में रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होगा? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां पर आप देख सकते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में टाइप किसके हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के। यहां पर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। यहां पर आयोडीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन है। और मैग्नीशियम जो है उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, ये भी हमारे पास में ऑक्सीडेशन ही होता है। तो अगर आपसे बात की जाए सर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हमारे हो गए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, तो उसका आप क्या जवाब देंगे? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में ऐसे होंगी कि उसमें एक होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और दूसरा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट बनने वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, ये हमेशा ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए केमिकल रिएक्शन हमारे लिए कहाँ कहाँ काम आती है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जितनी भी तरह की एनर्जी है उनको यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाई जा सकती है, और ये प्रोड्यूस भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट ही हो रही होती हैं। अगर आपसे बात की जाए कंसेप्ट मैप में एक और इंटरेस्टिंग, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में क्या सिग्नल है कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रही है, क्या किसी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। ये कुछ सिग्नल हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। पहला है हमारे पास में इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल चेंज हुआ, उसके रिजल्टेंट कोई भी गैस आपकी इवॉल्व हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी तरह की ब्रोमाइन और आयोडीन नहीं है, मैं बाय मिस्टेक हो गया ऐसा। तो ये जो हमारे पास में गैसेस हैं, ये हमारे पास में प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CO2 गैस निकल रही है। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इट्स चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एग्जांपल कैसे हो गया हमारे पास में, आप देख सकते हो क्या है हमारे पास में कॉपर कार्बोनेट है जो कि सॉल्ट है, और वो भी ग्रीन कलर का सॉल्ट है। अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। स्टूडेंट, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस तो है ही सही, ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल भी हो जाता है। एक हमारे पास में है चेंज इन स्टेट। H2O लिक्विड था, इलेक्ट्रिसिटी पास की, गैसेस बन रही हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, फॉर्मेशन ऑफ PPT। यस, फॉर्मेशन ऑफ PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। केमिकल चेंज के रिजल्टेंट कोई ऐसा सॉल्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है वाटर या सॉल्वेंट में, देन डेफिनेटली वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, यही हमारे पास प्रेसिपिटेट बना रहा होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में एनर्जी चेंज की। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। इस तरह के प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी चेंज इन एनर्जी आइदर एक्सो प्रोसेस और एंडो प्रोसेस, ये एक हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो ये था हमारे पास में केमिकल रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल
इक्वेशन के बारे में, जो इक्वेशन आपने पढ़ी, सबसे पहले ये वेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट के बारे में आइडिया देता है, वैलेंसी के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इनके बारे में आइडिया हमें दे देता है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं दे रहा है, तो ये हमें फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया नहीं देता, प्रेसिपिटेट क्या बनेगा वो नहीं बताता, आइडिया कॉन्सेंट्रेशन के बारे में नहीं है, हीट चेंज के बारे में नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं ये नहीं बता सकता, फेवरेबल कंडीशन ये हमें नहीं बता रहा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो स्पेशलिटीज़ हैं और ये हमारे पास में लिमिटेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी जो लिमिटेशन है इन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तो इन्हें ओवरकम करने का हमारे पास में ये एक मेथड रहा, रेक्टिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रेक्टिफाइड कैसे किया जा सकता है, देखिएगा। सबसे पहले जो भी सब्सटेंसेज हैं उनका सिंबल आप मेंशन कीजिए, जो भी सब्सटेंसेज उनका सिंबल उनकी फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर, सॉलिड है तो स्मॉल एस, सॉलिड है तो स्मॉल एस, लिक्विड है तो एल, गैस है तो जी और एक्वा सॉल्यूशन है तो AQ की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो। जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसके नीचे PPT सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए या फिर एक डाउनवर्ड एरो आप बना सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड है तो डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है आप एक शॉर्ट नोटेशन के फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हीट इवॉल्व हो रही है, अगर एक्सो है तो प्लस हीट लिखिए, एंडो है तो माइनस हीट लिखिए। कहां पर? प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड ना लिखिएगा, प्रोडक्ट साइड में आप मेंशन कर सकते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है तो सिंगल एरो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड हेडेड होगा, और इरिवर्सिबल है तो इट्स ए डबल हेडेड एरो जो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बता रहा होगा। और फेवरेबल कंडीशन जो होंगी उन्हें एरो के ऊपर ही लिखा जाता है। कौन सा कैटलिस्ट है, क्या हीट है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रमोटर है, ये सब आप एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर जो लिमिटेशन है उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप की केमिकल इक्वेशन हो सकती हैं, तो हमारे पास में टोटल 4 तरह की केमिकल इक्वेशन होंगी। पहली कौन सी है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब यह है जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में उतने एटम आपके अवेलेबल नहीं है। यहां पर देखिएगा मैग्नीशियम 1 इन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट सही है, लेकिन मैग्नीशियम के एटम ऑक्सीजन के एटम 2 हैं रिएक्टेंट में लेकिन प्रोडक्ट में 1 ही है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशन कब होगी? जितने एटम एलिमेंट के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट साइड भी अवेलेबल होने चाहिए। देख सकते हैं 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, जहां पर हम सभी सब्सटेंसेस को इनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास में वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम सभी सब्सटेंसेस को उनके केमिकल नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन हीट लेकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हो जाता है हमारे पास टाइप ऑफ इक्वेशन। कितने टाइप की इक्वेशन हो सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन के यूजेस क्या हैं? पहला यूज है कंबशन। कोई भी फ्यूल जो आप यूज कर रहे हो, अगर वो कंबस्ट हो रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन ही शो कर रहा होगा। जैसे कि हमने ब्यूटेन LPG का जो इंग्रेडिएंट है बर्न किया, CO2 और H2O बन रहा है और एनर्जी, यही हीट एनर्जी हम फूड कुक करने के काम में लेते हैं। कंबशन ऑफ CNG जिसका मेन इंग्रेडिएंट मेथेन है, CO2 और H2O ही बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये वही CNG है जो ग्रीन कलर के व्हीकल्स में एज अ गुड फ्यूल कंसिडर किया जाता है। पहला यूज हो गया हमारे पास में कंबशन। सेकंड है रेस्पिरेशन। इट इज इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन सेल्स अकम्पनीड बाय कंबशन ऑफ ग्लूकोज। आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस ही है, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आती है। लेकिन क्या रेडॉक्स के कोई हार्मफुल इफेक्ट भी हैं? बिल्कुल हार्मफुल इफेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? रेंसिडिटी, पॉल्यूशन एंड कोरोजन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन को ऑक्सीजन और वाटर से एक्सपोज किया, रस्ट बन जाएगा। यस, ये रेडॉक्स प्रोसेस है और हार्मफुल भी है। कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के
वाटर और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा। इसका कलर ग्रीन होता है और ये होता है कोरोजन ऑफ कॉपर। एक कोरोजन हमारे पास सिल्वर का भी होता है, जिसमें सिल्वर एटमॉस्फेरिक डाइहाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होगा? ब्लैक। स्टूडेंट, ये जितने भी सब्सटेंसेज हैं इनका कलर आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला हार्मफुल इफेक्ट हो गया हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का, कोरोजन। सेकंड है पॉल्यूशन। जितने भी सब्सटेंसेस जो बर्न हो रहे हैं, जनरली प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर हार्मफुल गैसेस एंड दे क्रिएट पॉल्यूशन। CO2 भी पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, और SO2 जो निकल रहा है ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यस, दे आर पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। थर्ड जो हमारे पास ड्रॉबैक है रेडॉक्स रिएक्शन का डेली लाइफ में, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? फूड पार्टिकल है, आपने उसको एयर में एक्सपोज किया, अगर फूड पार्टिकल के अंदर ऑयल है तो वो ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिससे कि हमारा खाना खराब हो जाता है। तो इट इज रेंसिडिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे है रेंसिडिटी का? एयर टाइट कंटेनर यूज कीजिए, नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में रखिएगा। एंटीऑक्सीडेंट आप यूज कर सकते हो, कौन से? BHT, BHA। व्हाट इज BHT? इट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। BHA, व्हाट इज BHA? इट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलिन। आप रेफ्रिजरेटर में रख करके भी फूड को खराब होने से बचा सकते हो। तो ये हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट थे। अच्छा, कोरोजन के प्रिवेंशन की बात की जाए तो पेंट कर सकते हैं आप, ग्रीसिंग और ऑयल अप्लाई कर सकते हो, प्लस गैल्वेनाइजेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में एक कंसेप्ट मैप चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टडी करने का। अगर आगे आपसे बात की जाए कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। चलिए, अगर एसिड एंड बेसिस के बारे में बात की जाए तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिड को। जनरल प्रॉपर्टी क्या है? सोर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, H+ आयन देता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जनरली कोरोसिव इन नेचर। इट्स ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। अच्छा, एसिड की जनरल प्रॉपर्टी के बाद बात की जाए टाइप्स ऑफ एसिड की, कितने टाइप का एसिड होता है? जब कभी भी टाइप बताना हो तो हम किसी एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कहा, आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक वो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, या इनऑर्गेनिक जिन्हें हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब यह है कि कितने H+ आयन एक मॉलिक्यूल एसिड का फर्निश कर सकता है। मोनोबेसिक एसिड वो होंगे जो 1H+ वाटर में रिलीज करेंगे, एग्जाम्पल है HCl, HNO3 और एसिटिक एसिड। डाइबेसिक एसिड वो एसिड होंगे जो एक्व सॉल्यूशन में 2H+ आयन रिलीज कर सकते हैं। मॉलिक्यूल में कितने हैं उससे मतलब नहीं है, एक्व सॉल्यूशन में कितने रिलीज करेगा वो आपके लिए मैटर करता है, लाइक H2SO4 एंड H2CO3। ट्राइबेसिक एसिड वो एसिड जो वाटर में 3H+ आयन रिलीज कर सकते हैं, लाइक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एंड ये हमारे पास में हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दो तरह के एसिड होंगे, आइदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वो है जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, कुछ एग्जांपल दिए हुए आप याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। अगर 1000 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो 1000 एसिड मॉलिक्यूल अपने H+ आयन कंप्लीटली फर्निश कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पानी कितना मिला रहे हो, वाटर कितना ऐड हो रहा है एसिड में, दैट विल डिसाइड इट इज अ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड ज्यादा है, पानी कम है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एसिड कम है, पानी ज्यादा है, इट इज डाइल्यूटेड एसिड। ओके, अगर आपसे बात की जाए एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर की प्रोडक्शन होगी। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एसिड तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड अगर करेंगे तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड के साथ में वाटर। अगर बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हो, आइदर मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो वाटर तो बनाएगा ही सही, साथ में CO2 गैस भी रिलीज कर देता है। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं स्टूडेंट, प्लीज नोट कीजिएगा।
चलिए, तो ये तो था कंसेप्ट मैप हमारे पास में एसिड के बारे में कि कैसे हम एसिड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात की जाए तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिस के बारे में। व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? दे आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, they furnish OH minus ion in their aqueous solution and donates pair of electron. ओके, अगर आपसे बात की जाए कितने टाइप का बेस होता है, तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीक बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं वो वीक बेस है हमारे पास। एग्जांपल आपके लिए दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एग्जांपल NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करते हैं बेसिस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो हमारे पास टोटल 3 तरह से क्लासिफिकेशन होगा। मोनो एसिडिक जो एक्वस सॉल्यूशन में 1 OH माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके लिए। डाई एसिडिक बेस उन्हें कहा जाएगा जिन बेस का एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल। ट्राई एसिडिक बेस एक ऐसा बेस जिसका एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। तो एग्जाम्पल डेफिनेटली नोट कीजिएगा स्टूडेंट, काफी ट्रिकी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगर बेसिस के क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वही कॉन्सेंट्रेटेड बेस, मोर बेस लेस वाटर, डाइल्यूट बेस लेस बेस मोर वाटर। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्शन विद मेटल, कुछ मेटल ही ऐसी होंगी जो बेसिस के साथ में रिएक्शन करेंगी जिन्हें एम्फोटेरिक मेटल कहा जाता है, लाइक जिंक, टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम। क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन ही होगी। जिंक बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन विद बेस NaOH। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से बात करें तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा NaOH से तो Na2CO3 और H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड से, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनेगा और वाटर की प्रोडक्शन होगी। कुछ एग्जांपल याद कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में आंसर करने में हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये तो था एसिड एंड बेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे सॉल्ट और इंडिकेटर्स के बारे में, तो इंडिकेटर्स तक आने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारे पास में पीएच से रिलेटेड। क्या है हमारे पास में टॉपिक? इट इज रिलेटेड विद पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। पीएच क्या होता है? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। स्टूडेंट टेबल में कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस की और कुछ बेसिक सब्सटेंसेस की पीएच दे रखी है, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। इट विल हेल्प यू मोर टू आंसर योर क्वेश्चन, और सब्सटेंस को जानने में भी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को जानने में भी ये काफ़ी हेल्प हमारी कर देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि हमने अभी देखा था, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो पहला हम बात कर रहे हैं द एसिडिटी ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो भी एसिड रेन की वजह से सॉइल की पीएच कम हो गई है, एसिडिक हो गई है, उसको नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी वास्प ने आपकी स्किन पर इंजेक्ट किया है किसी एल्केलाइन को, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए एसिड यूज कर सकते हैं, विनेगर। आंट और बी स्टिंग अगर एसिड रिलीज कर रहे हैं आपकी स्किन में, तो हम उसे सोप सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन यूज करके न्यूट्रल कर सकते हैं। एंड इवन स्टमक में जो एसिडिटी होती है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसे ओवरकम करने के लिए भी हम एंटासिड यूज कर रहे हैं, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास में टॉपिक आता है, ये है इंडिकेटर्स। व्हाट आर द इंडिकेटर? जो हमारे पास में इंडिकेट करते हैं किसकी? एसिड और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर नोट करके रखिएगा, एक होता है हमारे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और एक होता है हमारे पास में विजुअल इंडिकेटर। स्टूडेंट्स देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? दे चेंज इट्स ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल,
ऑडर का मतलब क्या होता है, स्मेल। ठीक है, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट और रो अनियन, ये वैसे ऑल फैक्टर इंडिकेटर आपके एक हिंट की फॉर्म में दिया गया है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इट्स गुड टू गेट नॉलेज, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है विजुअल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर विजुअल है, उसका ओरिजिनल कलर क्या है, उसका एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कलर क्या है, वो आपके पास स्टेबलाइज फॉर्म में दिया गया है। हर एक कलर को याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू लॉट। नोट कीजिए सारी टेबल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है, वो है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट की प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट की, ऐसे सॉल्ट जिनके मॉलिक्यूल के अंदर ना तो H+ अवेलेबल है ना OH अवेलेबल है, दे आर नॉर्मल सॉल्ट। pH न्यूट्रल के अराउंड ही होगी। एसिडिक सॉल्ट, जिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल के अंदर H+ अवेलेबल है, वो अभी भी H+ फर्निश कर सकते हैं, दे आर एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, जिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल में फर्निश करने के लिए अभी भी OH- अवेलेबल हैं, दे आर बेसिक सॉल्ट। एक होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब किन्हीं भी दो नॉर्मल सॉल्ट, किन्हीं भी दो नॉर्मल सॉल्ट जिनका एनायन कॉमन है। देख सकते हो यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ भी सल्फेट ही है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। किन्हीं भी दो नॉर्मल सॉल्ट जिनका एनायन कॉमन है, उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो, उसे क्रिस्टलाइज कर दीजिए, आपका डबल सॉल्ट बन जाएगा। एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा आइदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हैं। जैसे कि अगर मैं NaKCO3 की बात करूं तो यहां पर दो बेसिक रेडिकल हैं, सोडियम Na+1 और पोटेशियम K+1। अगर मैं बात कर रहा हूं ब्लीचिंग पाउडर की, ये भी एक मिक्स्ड सॉल्ट ही है, क्योंकि इसमें दो एसिडिक रेडिकल हैं, एक OCl और एक सिर्फ Cl। क्लियर? तो ये दो एसिडिक रेडिकल सॉल्ट, ये दो बेसिक रेडिकल सॉल्ट। तो ये हमारे पास में था सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए कि हमारे लिए कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं जो हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने बात की है सोडियम क्लोराइड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। कैसे बनेगा? एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बनेगा। कहाँ काम आता है? देखिए कुछ यूजेस मेंशन किए गए हैं आपके सोडियम क्लोराइड के, इसमें से ये वाला यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉ मटेरियल की तरह काम भी आता है अदर सब्सटेंसेस को बनाने में। तो जिन सब्सटेंसेस को हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड को यूज करके, उन्हें ही वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्सटेंसेस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। स्टूडेंट देखिएगा, बेकिंग सोडा के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास में बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनाया जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वे प्रोसेस। क्या क्या रॉ मटेरियल है? अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl, ये 4 हमारे पास रॉ मटेरियल हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक बेकिंग सोडा है। इन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन रहा है जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। अगर आपसे पूछा जाए यूजेस क्या हैं, ये कुछ यूजेस दिए गए हैं, प्लीज इन्हें नोट कीजिएगा ताकि हम ये बता सके कि बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट जो सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। देखो मैंने कहा था सोडियम कार्बोनेट हमारा बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास काम आता है वॉशिंग सोडा बनाने में। यूजेस क्या हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट एंड कैसे उन्हें बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो सॉल्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो कैसे बनाया जाता है? स्लैक लाइम जो है, स्लैक लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करवा दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। यूजेस क्या हैं? यूजेस भी आपके पास यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सॉल्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट ½ H2O है, जिप्सम है।
कैसे बनाता है जिप्सम, ये रहा जिप्सम। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कीजिए, जो हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बनेगा और 1.5 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हमारा ये जो कंपाउंड बना है यही POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ कहाँ काम आता है? सीलिंग गैप ओवरकम करने में, टॉयज बनाने में, और ये सारे कुछ यूजेस दिए गए हैं किसके? POP के। नोट कर लीजिएगा 1 by 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्टिक सोडा के बारे में, स्टूडेंट कॉस्टिक सोडा भी हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट हो जाता है। कैसे बनाते हैं? जो NaCl है वो आयोनाइज्ड हो गया अपने एक्वा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये बन जाएंगे, NaOH बन जाएगा कॉस्टिक सोडा। कहाँ काम आता है? सोप डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, डाई इंडस्ट्री में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। आपको यूजेस भी याद रखने हैं हर सब्सटेंस के। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में सॉल्ट के बारे में। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट और पढ़ रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हमारे पास में डेफिनेशन हो जाती है, जहाँ पर किसी भी नॉर्मल सॉल्ट मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट में पानी के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप ऐड कर देते हो, ब्लू विट्रियोल बन जाता है कॉपर सल्फेट .5H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है हमारे पास में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में कुछ केमिकल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। सॉलिड हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेलिएबल, हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, डक्टाइल, lustrous, sonorous और high density. These are the few physical characteristic of metal. But there are certain exception, but still they are in metal. Why? Because all of the above, the chemical properties are superior. What are the chemical property? Metal react with oxygen to form metal oxide, reaction with oxygen. Second, reaction with water. Metal react with water to form metal oxide and they releases hydrogen gas. Okay. They react at cold water normal temperature, but they react with very high temperature. You can see the condition necessary for heating with oxygen. यहाँ पर पानी की कंडीशन भी आपको दी गई है, जैसे कि सोडियम रिएक्शन करेगा कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम बॉइल्ड वाटर से, जिंक स्टीम से, और आयरन करेगा खुद भी रेड हॉट है और स्टीम से रिएक्शन कर जाएगा। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन क्या होगी? सॉल्ट और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करेगा। और अगर सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन की बात की जाए तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्ट से रिएक्शन करके लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और सॉल्ट ही बना लेती है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये था हमारे पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपसे बात की जाए नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी यहीं पर आप लोगों को मेंशन है। क्या? दे आर जनरली गैसेस। 11 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है प्लस 10 सॉलिड हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ब्रिटल नेचर के हैं, सॉफ्ट हैं, बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। नॉन डक्टाइल हैं, लस्टरस नहीं होते, सोनोरस नहीं है और लो डेंसिटी इनकी होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन मेटल की। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए आपसे तो ये रही हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा जो एसिडिक नेचर का है। पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेंगे दो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अलग अलग नॉन मेटल अपना अपना हाइड्राइड बना लेता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास में नॉन मेटल्स की। अगर आपसे बात की जाए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की, स्टूडेंट ये एक रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मेटल की दी गई है, इसे डेफिनेटली नोट कीजिएगा। इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल रखा गया है, बाकी सब मेटल ही हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मेटल कौन सा है? लिथियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? प्लैटिनम। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिएगा, नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर बाउंडेड विद ईच अदर आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+1 बना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया Cl- बना, दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड हैं, NaCl की फॉर्मेशन हो गई। ये एक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है। क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रॉपर्टी क्या है? आयन रखते हैं, सॉलिड हैं और हार्ड हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनका अरेंजमेंट जो है उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से ये अरेंज हैं। जैसे अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6 Na एक क्लोरीन आयन को सराउंडेड हैं और 6 Cl- एक Na+ को सराउंडेड रहते हैं, तो मतलब क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं और गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मोल्टन फेज में भी और एक्वा सॉल्यूशन में भी। क्यों? क्योंकि आयन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास में मेटल एंड नॉन मेटल का एक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर अगर आपसे इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात की जाए तो वो होता है हमारे पास मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिससे हम मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस फॉर्म में जिसको आप यूज कर रहे हो। यहाँ पर दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है मिनरल की, नोट कीजिएगा। एक हो जाती है गैंग की, और नोट कीजिएगा गैंग क्या होता है? वो इम्प्योरिटी जो ओर के साथ अटैच्ड आती है बाय नेचर। अब ओर क्या होता है? ओर ये रहा। ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे कि मेटल को कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और एक ऐसा मिनरल है जिससे मेटल को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से स्टेप आपके लगेंगे, तो उन स्टेप को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। पहला है हमारे पास में ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। जो बड़े लंप हैं उनको छोटे लंप में कन्वर्ट करो, छोटे लंप को पाउडर में कन्वर्ट करो, ये होता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। आप स्टैंप मिल और बॉल मिल यहां पर यूज कर सकते हो। आप गायरेटर क्रशर जो है उसे भी यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड जो होगा हमारे पास मेटलर्जी का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। 3 मेथड आप यहां पर यूज करने वाले हो। कौन कौन से? एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, जहां पर हम पानी को यूज करेंगे गैंग को हटाने के लिए। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पर या तो ओर मैग्नेटिक हो, गैंग नॉन मैग्नेटिक है, या फिर और नॉन मैग्नेटिक है, गैंग मैग्नेटिक होगा, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, हमने यहां पर 2 रोलर बनाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में ठीक फिगर हो जाता है। नेक्स्ट एक मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड है ना, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट मेथड हमारा हो जाता है एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। प्रिंसिपल क्या है वो नोट कीजिएगा पहले। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग। जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। करना क्या है, कंटेनर में हमने वाटर और पाइन ऑयल को ऐड कर दिया ओर में। जो गैंग है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, जो सल्फाइड ओर है वो फ्रोथ के साथ सरफेस पर चला जाता है। फ्रोथ कंटेनिंग द ओर, तो यहां पर हमने फ्रोथ को कलेक्ट कर लिया। कॉन्सेंट्रेटेड ओर गेट सेटल डाउन, ये हमारे पास में है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब हमने क्या किया, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग उसके ऑक्साइड में। तो 2 मेथड हमारे पास हो जाते हैं। एक हमारे पास में है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना है ताकि जो कार्बोनेट वाले ओर हैं वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए यूज किया जाता है। एक हमारे पास में होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? आपको इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन हीट करना है ताकि जो सल्फाइड ओर है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए काम में ली जाती है। अब हमारे पास में जो मेटल का ऑक्साइड आ गया है, हमें उसे कन्वर्ट करना है, उस मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर?
यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर ताकि हम उसे काम में ले सकें। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए हम हीट करके भी रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, केमिकल रिडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कार्बन यूज करें, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करें या एल्यूमिनियम को यूज करें। एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं जनरली आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड के लिए और टंगस्टन के ऑक्साइड्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम से रिडक्शन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को ही एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस कहा जाता है। कार्बन का ये जो रिडक्शन आपको दिखाया गया है, ये हमारे पास में होता है ब्लास्ट फर्नेस। एक मेथड इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमारे पास में जो कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है, उसे एज ए एनोड थिक रॉड बनाइए। जो प्योर कॉपर है उसके थिन रॉड यूज कीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप लोगे। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी सर्किट में तो हमारे पास में जो इम्प्योरिटी है वो एनोड मड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारे पास में टॉपिक रहता है वो है हमारे पास में रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करने के लिए हम टोटल चार मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस वेन आर्कल मेथड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो ये जनरली पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, जोन रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जनरली मेटलॉइड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। और ये हाई अमाउंट ऑफ प्योरिटी, मतलब जो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है वो जोन रिफाइनिंग मेथड से हमें अच्छा मिल जाता है। लिक्वेशन में हम क्या करेंगे? जो इम्प्योर मेटल और ओर है उसको एक हर्थ पे फ्लो करवाएंगे। नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस है, या तो गैंग होगा या और होगा, तो वो मेल्ट होकर के कलेक्ट हो जाएगा और जो भी अदर सब्सटेंस है वो हर्थ पे ही रह जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमारे एक लास्ट चैप्टर जो है हमारे एनसीईआरटी कंटेंट का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है। कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कोवेलेंट बॉन्ड की? लो मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकती है। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों फॉर्म में मिल सकता है। बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। कौन? कोवेलेंट कंपाउंड। एंड दे कंसिस्ट मॉलिक्यूल, नॉट आयन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है, सबसे पहले बनता कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बनता है बाय शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दो एटम हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जो बॉन्ड बनेगा वही कोवेलेंट बॉन्ड है। H2, Cl2, O2, H2O, मेथेन, दे ऑल आर बाउंडेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप का होता है? 3 तरह का होगा। ट्रिपल बॉन्ड, जब दो एटम के बीच 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, जब 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। और डबल बॉन्ड, जब 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, तो हमारे पास में टोटल 2 तरह के एलोट्रॉप हो सकते हैं। एक होता है अमोर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। अमोर्फस, लैम्प ब्लैक, कोक एंड चारकोल, ये हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं क्रिस्टलाइन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड की बात की जाए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से बाउंडेड है। कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है आपके पास में डायमंड की। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.51, सब याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजेस मेंशन किए गए हैं, इनको नोट कीजिएगा। सेकंड, ग्रेफाइट के बारे में, लेयर्ड इन हेक्सागोनल रिंग्स, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, मतलब हर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इसीलिए ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। 2 एडजेसेंट लेयर आर अटैच्ड विद वीक वान डेर वाल्स फोर्स। स्टूडेंट, यही वो पॉइंट है जो ग्रेफाइट को सॉफ्ट बना देता है। प्रॉपर्टीज,
ये दी गई हैं यूज ग्रेफाइट की और यूजेस भी दिए गए हैं, हर एक पॉइंट आपको नोट करना है। फुलरीन कैसा होता है? C60 फुलरीन एक सॉसर बॉल की तरह है जिसमें 20 हेक्सागन होंगे और 12 पेंटागन्स रिंग होंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज बकी बॉल स्ट्रक्चर। यूजेस मेंशन किए गए हैं, आपको यूजेस भी याद रखने हैं, कैसे बनाया जाता है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड के बारे में, जैसे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड कितने तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं? कंबशन, CO2 और H2O बनाएगा, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड कंबशन बोथ आर द सेम। ये हमारे पास एडिशन हो गया, जैसे कि हमारे पास में एथाइन अवेलेबल है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन कर लेता है। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, देख सकते हो आप, लिखा हुआ है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि मेरे पास में एल्केन मेथेन अवेलेबल है, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया है क्लोरीन के साथ में, तो हमारे पास में क्लोरोमेथेन की फॉर्मेशन होगी और HCl बन जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और कंबशन बोथ आर द सेम। नेक्स्ट बर्निंग क्या होगा? अगर हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो येलो और सूटी फ्लेम मिलेगी ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बर्न होगा तो इट्स ब्लू और क्लीन फ्लेम मिलेगी ड्यू टू लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो पहला कार्बन कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में एल्कोहल। एल्कोहल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 देखिएगा, जैसे कि रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो मॉलिक्यूल में से पानी वाटर रिमूव कर देगा तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होना, CO2 और H2O बनेगा, हीट निकलेगी और यही हीट हमारे यूजफुल काम में आती है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडाइजेशन के लिए हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा, और एल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड बन जाता है, या यूं कहें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम बन गया हमारा, सोडियम कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है इसको पढ़ने के लिए हम एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, तो दोनों कंबाइंड हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर देखिएगा, एथेनोइक एसिड एक सेकेंड कंपाउंड है हमारे पास में। इट इज क्या होता है एथेनोइक एसिड? इट इज CH3COOH, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ईस्टर जो है, ईस्टर बनाएगा जब एसिटिक एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो जो फ्रूटी स्मेली सब्सटेंस हमारा बन रहा है वही हो जाता है ईस्टर, और इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। अब अगर ये एसिड है तो सारे एसिडिक नेचर शो करेगा, मेटल से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा और मेटल बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ये है, ये मेथेन का लेबोरेटरी मेथड भी है। मेथेन प्रोडक्शन का लेबोरेटरी मेथड क्या? जो सोडियम एसीटेट बना है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर दीजिए, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हमारा प्रोडक्ट मेथेन भी बन जाएगा। ये लेबोरेटरी मेथड है मेथेन को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड किस तरह की देता है, ये हम बात कर चुके हैं। एल्कोहल भी हमारा हो जाता है। अगर एल्कोहल की
और बारे में और डिटेलिंग में हम बात करें तो हमारे पास में कितने टाइप का अल्कोहल है, तो हमारे पास में एक होता है पावर अल्कोहल। इसमें क्या होता है, इट इज़ पेट्रोल प्लस अल्कोहल, और कितना 80:20 में कंबाइंड होगा तो पावर अल्कोहल बन जाएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल है उसके अंदर हम पॉइजन ऐड कर देते हैं, इंटेंशनली ऐड करते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट है और एब्सोल्यूट अल्कोहल है। ये है हमारे पास में अल्कोहल प्लस 5% वाटर। एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होता है, 5% वाटर विद इथाइल अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल को ही क्विकलाइम की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करते हैं और हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास में एक क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर, ऑल द 4 चैप्टर ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंसेप्ट मैप, एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंसेप्ट मैप, हमने पढ़ा मेटल नॉन मेटल का कंसेप्ट मैप एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंसेप्ट मैप। आज की कंसेप्ट मैप क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम।